हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक हमने एलसीआर परिपथ का विश्लेषणात्मक हल वाला टॉपिक मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया था और आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। उसमें त्रिकोणमिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एलसीआर परिपथ के टॉपिक के बाद में हमारा एक 12वां चैप्टर अभी ये करंट में साथ साथ चलता है। तो आज एक चुंबक वाला चैप्टर के बारे में कई यानी बच्चों ने मुझसे कहा था, वर्ताकार धारावाही कुंडली है उस वाला वो वाला टॉपिक बता देते हैं। वो थोड़ा हैवी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उस चुंबक वाला चैप्टर का एक डेरिवेशन ऑलरेडी मैं आपको इस हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ा उसका, वो जो है ना अपरिमित लंबाई के या धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र 5 केस थे उसके, म्यू नोड आई अपॉन 4πd sin φ1 प्लस sin φ2, वो वाला डेरिवेशन भी आप देख लेना। ये दो जितने भी टफ टॉपिक है किताब के वो आप कमेंट बॉक्स में लेके उसका वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, है ना। अब देखो भाई, जैसे मैं कहूँ आपको कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखो चैप्टर नंबर 7 का है ये, चैप्टर संख्या बता दूं 7 का टॉपिक है ये वर्ताकार धारावाही कुंडली है। इस कुंडली को हमने धारा प्रवाहित करी ऐसे, वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही, इसमें आई धारा। अब देखो हमने एक ऐसा ही डेरिवेशन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा? कोई वलय होती है ना, वलय, और उस वलय को हमने आवेशित कर दिया। अगर हम किसी आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था आपको याद हो तो KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, कुछ ऐसा फॉर्मूला आया था, याद करो उसका, आवेशित वलय के कारण। सेम वैसा ही डेरिवेशन है, वो विद्युत के लिए है या चुंबकीय के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने कहा था 1 से लेकर 5 चैप्टर तक कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत आए, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कुछ वीडियो पड़े, वहाँ जाके देख लेना। और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ लिख देना, यहाँ चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। अब देखो भाई, अब ये धारावाही कुंडली है, वर्ताकार धारावाही कुंडली। इसमें धारा आई प्रवेश करी, धारा आई बाहर निकली। अब देखो यहाँ पर इस कुंडली को हमने रखा कैसे? वर्ताकार कुंडली ऐसी होती, लेकिन इसको हमने रखा ऐसे, ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया, है ना, इस प्रकार परपेंडिकुलर। जैसे एक तो ये डस्टर ऐसे रखा है, एक इसको ऐसे रख दिया हमने, और इस कुंडली के कारण हमें ऐसे यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर ऐसे, है ना। ये इसकी अक्ष हो गई भैया, क्या होगी इस समय? इसकी अक्ष कौन सी? ये वाले इसकी अक्ष है। और अगर ऐसे रख दे तो इसके आर पार ये वाले इसकी अक्ष हो जाएगी। तो इसके अक्ष पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लो इस बिंदु P पर आपको ज्ञात करना है। तो P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए क्या करें? हम जानते हैं जो बायो सावर्ट का नियम है, ये बायो सावर्ट के नियम के आधार पर ये 7वां चैप्टर है, उसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। आधा चैप्टर होता है बायो सावर्ट के नियम पर आधारित और आधा चैप्टर होता है एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित। ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। तो ये आपको बताओ तो एम्पियर के परिपथीय नियम से पहले का टॉपिक है ये, मतलब ये बायो सावर्ट के नियम से होगा। और बायो सावर्ट का नियम हम जानते हैं क्या होता है वास्तव में। बायो सावर्ट के नियम को पहले ढंग से समझना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। देखो बायो सावर्ट ने कहा कि अगर कोई भी धारावाही चालक तार है, उसमें आई धारा बह रही है, तो उसके किसी छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना। अब यहाँ पर अल्पांश की डायरेक्शन बतानी थी, डीएल वेक्टर, धारा की दिशा में होती है अल्पांश की डायरेक्शन। तो इस डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में बने कोण थीटा। तो ये जो dB है वो क्या होता था इस समय? म्यू नोड आई dl साइन थीटा बाई 4πr स्क्वायर। मतलब इस अल्पांश के कारण, मतलब बायो सावर्ट का नियम केवल किसके लिए काम करेगा? पहली बात तो अल्पांश के लिए, फिर दूसरी बात किसकी चीज पर डिपेंड करेगा? तार में धारा कितनी मेरी उस पर डिपेंड करेगा, अल्पांश की लंबाई कितनी उस पर डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा किसके बीच का कोण, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण, और बाई 4πr स्क्वायर। जब इसका हमने सदिश रूप लिखा था ना, याद करो, कॉपी में देखना, लिखा रखा अच्छे से। सदिश रूप ऐसे लिखा जाएगा, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नोड आई dl क्रॉस आर वेक्टर बटे 4πr क्यूब या आर वेक्टर का क्यूब। देखो ढंग से यह चीज़ समझ आएगी नहीं। मैंने इसको ऊपर नीचे r से गुणा कर दिया या आर कैप लिख दिया, इसके गुणा में आर कैप लिखा, तो dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा dl और r से बनने वाले तल के लंबवत अंदर या बाहर की तरफ होगी। जैसे याद करो ठक नियम बताया था मैंने, उंगली को धारा की दिशा में करो, यहाँ आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ अंदर की तरफ है। तो ये देखो डीएल और आर किस तल में, इस तल में, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ है। क्या जी समझ आए ना? आवेश की वजह से हमेशा क्या होता था,
Q और बीच में R दूरी है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या तो ऐसे या ऐसे होता था। इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, अगर ये तार ऐसे है तो या तो विद्युत क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे होगा या फिर अंदर की तरफ होगा। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना, क्योंकि सेकेंडरी वर्तों के रूप में होता है, इस वजह से ऐसी इसके अंदर दिशा आती है। इसके अलावा वो वाला टॉपिक देख लेना एक बार, कूलाम का नियम और बायो सावर्ट के नियम में यानी समानताएं व असमानताएं। तो मैंने कहा था सबसे बड़ी असमानता कौन सी है, कूलाम के नियम और बायो सावर्ट के नियम में दिशा की, कि हमेशा कूलाम बल के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, जबकि इसमें डीएल वेक्टर और आर वेक्टर से बनने वाली तल के लंबवत अंदर या बाहर की तरफ होती है। तो ये चीज़ बहुत काम की, इससे ये डेरिवेशन होता है, वरना होगा नहीं, इसलिए बताया है। अब देखो, तो हमें अगर बायो सावर्ट का नियम यहाँ लागू करना है तो अल्पांश काटना पड़ेगा। तो ये दो अल्पांश ले लिए हमने समान समिति के, ये डीएल वेक्टर और ये भी आपका डीएल। अब इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वेक्टर लगाएंगे तो बताओ। देखो धारा ऐसे जा रही तो इसकी दिशा हमेशा धारा की दिशा में होती, तो डीएल वेक्टर ऐसे होगा, और इसमें डीएल वेक्टर हमेशा ऐसे होगा। अब देखो इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। देखो ये तो डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। क्या है, ये तो डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो ना, तो इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे होगा 90 डिग्री के एंगल पर, डीबी वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर क्यों हुआ भैया, कोई बता सकता है क्या। देखो ये तो हालांकि मैंने क्लास में उसको यानी आपको बताओ कड़े के माध्यम से बताया था, 2 पेन डालकर उसमें, है ना। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये कुंडली ऐसे, इस कुंडली का ये अल्पांश है, धारा जारी ऐसे, मतलब डीएल वेक्टर की दिशा ऐसे, ये तारा है ऐसे। आप मेरे साथ साथ इमेजिन करो, चाहो तो अपने हाथ में कड़ा और 2 पेन ले लो। अब देखो ये आपका क्या हुआ, कुंडली, धारा जारी ऐसे, मतलब यहाँ पर अल्पांश है, उसकी डायरेक्शन इधर, डीएल वेक्टर ऐसे, तो डीबी किधर होगा, डीएल और आर से बनने वाले तल के लंबवत। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना, मतलब इससे बनने वाला तल कौन सा है, ये वाला, तो डीबी किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर लंबवत ऐसे होगा ना, ये इससे पता चलता है। देखो मतलब अगर कुंडली ऐसे है और ये इसकी अक्ष है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जिस दिशा में धारा जा रही है डीएल वेक्टर की दिशा उसी दिशा में होती है, तो इधर होगी, तो ये आर वेक्टर हुआ। तो इन दोनों से बनने वाले तल के लंबवत बी वेक्टर इधर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, डीबी वेक्टर इधर, इसकी वजह से भी डीबी वेक्टर इधर। अब वो वाला विद्युत के वाला डेरिवेशन चेक कर लेना, उसमें और इसमें मामला अलग है, क्योंकि दिशा अलग अलग है, इस वजह से। अब देखो ये कोण एल्फा, ये कोण भी माना है एल्फा, तो देखो देखें अगर ये कोण एल्फा है ना, तो ये 90 माइनस एल्फा है, और ये पूरा 90 है, तो ये वापस एल्फा हो जाएगा। देखो है ना, ये वापस कितना हो जाएगा, एल्फा। क्यों हुआ एल्फा, ये एल्फा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस एल्फा, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचा वापस एल्फा, तो ये तो क्या हुआ डीबी कोस एल्फा, और ये भी कितना हुआ डीबी कोस एल्फा। कोस एल्फा के परपेंडिकुलर वाला साइन एल्फा होता है, तो डीबी साइन एल्फा, और ये वाला भी डीबी साइन एल्फा। क्या चीज़ समझ आई ना। अब देखो इसके बाद ये दोनों दूरियां बराबर, ये दूरी कितनी r और ये दूरी कितनी x, इस बिंदु के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो ये वाली दूरी कितनी बची फिर, r² प्लस x² का रूट। अब देखो, अब जो कोस एल्फा वाले जो घटक है ना, वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और ये वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आया, बी बराबर डीबी साइन एल्फा। मतलब एक घटक की वजह से इतना है चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में डीबी साइन एल्फा। तो अगर ऐसे सभी घटकों को जोड़ दें, ये डीबी साइन एल्फा केवल किस घटक की वजह से, इस घटक की वजह से। तो अगर सभी अल्पांशों को हम जोड़ दें समाकलन करके, तो बाद में क्या आ जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा ना। और जोड़ने का काम हम जानते हैं, और कौन करता है, समाकलन करता है। कौन करता है, समाकलन। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाए, 0 से लेके 2πr तक। ये मैंने क्लास में बताया था कि अगर दोनों को आपने जोड़ दिया ना, डीबी साइन एल्फा प्लस डीबी साइन एल्फा, तब लिमिट आपको 0 से πr तक लगानी होगी, πr से फिर 2πr तक लगानी होगी। सेम ही आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके बताई थी क्लास में मैंने। तो b बराबर 0 से 2πr तक लिमिट लगेगी डीबी साइन एल्फा। एक अल्पांश के कारण इतना है, तो मतलब ऐसे 2πr तक सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे ना पूरी लंबाई तक, तो क्या कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अब देखो b बराबर db की जगह कितना, म्यू नोड, बायो सावर्ट का नियम, म्यू नोड IDL साइन थीटा अपॉन 4πr²। ये दूरी r मान लो, r क्योंकि अल्पांश से इसके बीच की दूरी लेनी r², और ये वो आपके साइन एल्फा
और लिमिट लगी 0 से लेके 2 पाई आर तक। अब देखो ये थीटा कितना बताओ, ये थीटा किसके इसके बीच में कौन होता था, dl और r के बीच में कौन होता था, याद करो ये थीटा dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में। तो देखो dl वेक्टर तो कैसे ऐसे और r वेक्टर कैसे ऐसे, देखो हमेशा 90 डिग्री कौन बनाएगा, ये से है कि नहीं 90 डिग्री। तो कितना कौन बना ये थीटा, ये थीटा हुआ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हुआ ना, तो साइन 90 का मान 1 हो गया, तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता। अब देखो साइन एल्फा को हटाओ यहाँ से, तो साइन एल्फा की जगह क्या रख सकते हो आप, साइन एल्फा की जगह साइन एल्फा हो जाएगा आपके लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला एल्फा के सामने वाला लंब कितना आर बटे कर्ण कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। इसको उठा के यहाँ धर दो, तो बी बराबर कितना हुआ म्यू नोड आई 4 पाई आर की जगह क्या रख सकते हैं बताओ, देखो आर इसी को तो माना था हमने, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, इनटू साइन एल्फा की जगह आर बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और ये dl का समाकलन देखो देखे, और 0 से 2 पाई आर। dl को अलग कर दिया हमने क्योंकि लिमिट देखो लंबाई की है, तो लिमिट लंबाई की और समाकलन भी लंबाई का ही होगा, है कि नहीं, वरना लिमिट चेंज करनी पड़ेगी और किसी के सापेक्ष करोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो देखिए म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई, इसकी जगह कितना प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हुआ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अब देखो dl का समाकलन कितना l, लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 पाई आर तक। तो देखो कितना हुआ, देखिए ये हुआ आपके b बराबर म्यू नोड आई, देखो 2 पाई आर, पाई से पाई काट दो, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो कितना हुआ देखो देखिए म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज़ बताओ समझ आई कि नहीं है, देखो सीधी कैलकुलेशन कर दी मैंने, यहाँ घात 1 यहाँ 1 बटा 2, तो कितनी हुई 1 प्लस आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती, घातांक नियम है तो 1 प्लस 1/2 कितना हुआ 3/2। तो ये आर और ये आर स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई। अरे ये मैंने सीधा काट दिया, इससे समझ जाओगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ये ध्यान रखना 2 पाई आर माइनस 0 रखेंगे, उसके बाद काटेंगे, मैंने सीधा काट दिया, स्टेप कम कर दिए है ना, कॉपी के अंदर करा रखा उसको देख लेना। अब देखो यहाँ पर म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका सदिश रूप लिखो, तो बी वेक्टर कैसे होगा, यहाँ लगा दो एक्स कैप, और अगर फेरों की संख्या n है तो ये हो जाएगा म्यू नोड एन आई आर स्क्वायर अपॉन ये इतना। अब इसका ग्राफ भी पूछा था आपको पता, और मैंने टेस्ट में दिया था, तो कैसा बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ आपको घर पे बना के चेक करना है। अगर x का मान में 0 रख दूं तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, देखो देखो x का मान 0 रख दूं तो चुंबकीय क्षेत्र के आर स्क्वायर 0 नहीं आएगा, मतलब ग्राफ मूल बिंदु से तो स्टार्ट नहीं होगा। ये ग्राफ आप बना के देख सकते हो घर पे, इस टाइप से ग्राफ आएगा। हालांकि आगे नति परिवर्तन बिंदु वगैरह समझाए थे मैंने टॉपिक के अंदर, उसमें बताया था ये ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। r/2 पर नति परिवर्तन बिंदु होते हैं 2, यहाँ से लेके ये r/2 ये r/2, ग्राफ है x और b के बीच में, ये ग्राफ, टॉपिक खत्म। बाकी का और किसी टॉपिक में कवर करवाएंगे, कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना।